खुद को इस तरह हॉस्पिटल में देखकर परेशान हो जाता है। वो बेड से उठते हुए कहता है, नहीं, आज मैं कमजोर नहीं पड़ सकता, आज मुझे एक बहुत बड़ा काम पूरा करना है। अर्नब उठकर बेड से नीचे उतरने लगता है। इतने में ही गोपाल उस रूम में आता है और अर्नब को बेड से उठते देखकर भागते हुए उसके पास जाता है। गोपाल परेशान होकर अर्नब से कहता, सर आप ये क्या कर रहे हैं? अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको आराम की सख्त जरूरत है। अर्नब बेड से नीचे उतरकर कहता है, गोपाल ये वक्त आराम करने का नहीं है, आज हमें एक बहुत जरूरी काम निपटाना है। गोपाल कंफ्यूज होकर कहता है, कैसा काम सर? इससे पहले अर्नब कुछ कहता उसका मोबाइल बजता है। अर्नब देखता है कि उसे एक प्राइवेट नंबर से कॉल आ रहा था। अर्नब बिना देर किए वो कॉल रिसीव करता है। इससे पहले अर्नब कुछ भी कह पाता, मोबाइल से एक आदमी की आवाज आती है, मैंने लोकेशन भेज दिया और याद रहे ये काम 3 बजे से पहले हो जाना चाहिए, वरना तुम्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। ये बात पूरी होते ही कॉल कट जाता है। अर्नब उस कॉलर से एक शब्द भी नहीं कह पाता। फोन करते ही अर्नब रेस्टलेस होकर अपने आसपास देखता है। वो अपने बाएं हाथ को देखता जिसमें एक ड्रिप लगा हुआ था। अर्नब एक झटके से उस ड्रिप को अपने हाथ से निकाल देता है और अपने कपड़े ढूंढने लगता है। गोपाल को ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर अर्नब करना क्या चाहता है। वो बहुत कोशिश करने पर भी अर्नब को हैंडल नहीं कर पा रहा था। गोपाल मन में कहता है, लगता है एएसपी सर के सर पर चोट लगी है, तभी ऐसी अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे हैं। अर्नब की नजर एक हैंगर पर लटके उसके कपड़ों पर जाती है। फौरन वो हॉस्पिटल वाले कपड़ों को निकालकर अपने कपड़े पहनने लगता है। गोपाल इस वक्त बस खड़े होकर अर्नब की ओर ही देख रहा था। अर्नब के पास जाने के ख्याल से ही उसे डर भी लग रहा था। तभी रूम में एक डॉक्टर आ जाता है। वो भी अर्नब को इस तरह देखकर चौंक जाता है। डॉक्टर हैरानी से अर्नब को देखते हुए कहता है, एएसपी सर आप ये क्या कर रहे हैं? आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको अभी आराम की जरूरत है। डॉक्टर ये सब कह ही रहा था कि अर्नब अपनी घड़ी पहनकर डॉक्टर के पास आ जाता है। डॉक्टर अर्नब के पास आते ही घबराने लगता है। इससे पहले उसे किसी पेशेंट को इस तरह से हरकत करते नहीं देखा था। अर्नब डॉक्टर के कंधे पर हाथ रखकर कहता, डॉक्टर मुझे आपसे बस 6 घंटे के लिए छुट्टी चाहिए, फिर मैं वापस आकर यहाँ एडमिट हो जाऊंगा, ओके? ये कहकर अर्नब उस रूम से बाहर चला जाता और गोपाल भी उसके पीछे जाने लगता है। दूसरी तरफ युवराज अपने घर आते ही यशवंत दीवान के रूम में चला जाता है। वो देखता है कि यशवंत दीवान अपनी बालकनी में खड़े होकर सिगरेट पी रहे थे और युवराज की मॉम सावित्री बेड के पास व्हील चेयर पर बैठी थी। सावित्री पूरी तरह से पैरालाइज थी। वो सिर्फ देख और सुन सकती थी, लेकिन कुछ बोल नहीं सकती थी। पिछले 11 सालों से सावित्री इसी हालत में थी। युवराज सावित्री के पास जाकर उसे हक करते हुए कहता, मॉम आपकी तबीयत कैसी है? सावित्री अपनी पलकें झपकाकर उसे जवाब देती है। इतने में युवराज के डैड यशवंत दीवान वहां आ जाते हैं। यशवंत युवराज से कहते हैं, अरे बेटा तुम यहाँ? यशवंत को देखते ही युवराज का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो अपना गुस्सा कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करता हुआ यशवंत से कहता, डैड क्या मैं आपसे कुछ मांग सकता हूँ? ये सुनकर यशवंत की आंखों में चमक आ जाती। इतने सालों में आज पहली बार युवराज उनसे कुछ मांग रहा था। ये सुनकर यशवंत की आंखों में चमक आ जाती। इतने सालों में आज पहली बार युवराज उनसे कुछ मांग रहा था। वो खुश होकर कहते, हाँ बेटा बोलो तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें अभी दिलवा देता हूँ। युवराज यशवंत के करीब जाकर उनकी आंखों में देखते हुए कहता है, हमारे जंगल के बीच वाले बंगले में जिन लोगों को आपने हॉस्टेज बनाकर रखा है उन्हें जाने दीजिए। युवराज के मुंह से ये बात सुनते ही यशवंत के होश उड़ जाते हैं। वो अपनी आंखें बड़ी करके युवराज को देखने लगते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनके इतने बड़े क्राइम के बारे में युवराज जानता है। अपने डैड को शौक में देखकर युवराज कहता, क्या हुआ? मुझे ये नहीं पता चलना चाहिए था ना? यशवंत अपनी नजरें झुकाकर इधर उधर देखते हुए कहते हैं, तुम ये क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। युवराज सीरियस होकर कहता है, ठीक है फिर जब आपको कुछ पता ही नहीं है तो मैं ही उन हॉस्टेजेस को आजाद कर देता हूँ। यह कहकर युवराज रूम से बाहर जाने लगता है। युवराज के ऐसा कहते ही यशवंत के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो भागते हुए युवराज के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और घबराते हुए कहते, नहीं युवराज ऐसा मत करो, वरना वो हम सबको मार डालेगी। यशवंत के चेहरे पर इस वक्त खौफ का साया साफ दिख रहा था। युवराज गुस्से में यशवंत से कहता, डैड आप कुछ भी कर लीजिए, वो हम सबको एक दिन मार ही डालेगी। इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि मॉम को लेकर शिमला से बाहर चले जाइए, कम से कम आप दोनों उससे सेफ तो रहेंगे। यशवंत की आंखें नम हो जाती। वो रूंधे गले से कहते हैं, और तुम? युवराज सख्ती के साथ कहता, मेरा अंत पहले से ही तय है और इसकी वजह आप ही हैं। यशवंत युवराज की बात सुनकर खामोश रह जाते हैं। युवराज आगे कहता, इसीलिए कह रहा हूँ मॉम को लेकर हमेशा के लिए यहाँ से चले जाइए।
यशवंत अपने चेहरे का एक्सप्रेशन बदलते हुए कड़क आवाज में कहते हैं, युवराज एक बात अच्छे से समझ लो, ना तो मैं शिमला छोड़कर कहीं जाऊंगा और ना ही उन हॉस्टेजेस को कहीं जाने दूंगा। युवराज कहता है, क्या यह आपका आखिरी फैसला है? यशवंत एक गहरी सांस लेकर बड़ी सख्ती के साथ कहते हैं, हाँ। युवराज की मॉम सावित्री ये सारी बातें सुन रही थी। वो बहुत कुछ कहना चाहती थी लेकिन कुछ कह नहीं पाती। वो बस किसी मूर्ति की तरह व्हील चेयर पर बैठी थी और उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे। यशवंत का जवाब सुनकर युवराज गुस्से में उस कमरे के बाहर जाने लगता है। कमरे के बाहर जाते वक्त युवराज उसके दरवाजे को इतनी जोर से बंद करता है कि वो दरवाजा टूट जाता है। युवराज के वहां जाते ही यशवंत की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। रोते हुए वो घुटने के बल फर्श पर ही बैठ जाते हैं। यशवंत रोते हुए अपने आप से कहते हैं, बेटा मैं तुम्हें कैसे बताऊं, जो सच तुम जानते हो वो सिर्फ आधा सच है। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। कुछ देर के बाद युवराज की कार सेंट थॉमस कॉलेज आ जाती है। कॉलेज में इस वक्त बहुत भीड़ थी। आज वहाँ एग्जाम था और स्टूडेंट्स अपना एग्जाम देकर कॉलेज से जा रहे थे। युवराज अपनी कार पार्क करके बाहर निकलता है। इस भीड़ में उसकी नजरें सुहानी को ढूंढ रही थी। इतनी टेंशन में भी युवराज को इस बात की चिंता थी कि सुहानी का एग्जाम कैसा गया होगा। उसने सुहानी को इसके लिए परेशान देखा था। उसे फिक्र थी कि अगर सुहानी का एग्जाम अच्छा नहीं गया तो वो फिर से अपने स्कॉलरशिप के लिए परेशान न हो जाए। युवराज देखता है कि सुहानी कॉलेज की बिल्डिंग से बाहर निकल रही थी और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी। उसकी स्माइल देखकर युवराज समझ जाता है कि उसका एग्जाम अच्छा गया। अगर ऐसा ना भी होता तो भी सुहानी की स्कॉलरशिप कहीं नहीं जाने वाली थी। ये कॉलेज युवराज का जो था, उसके होते कोई भी सुहानी को कॉलेज से बाहर नहीं निकाल सकता था। बिल्डिंग से निकलकर सुहानी की नजर कार के पास खड़े युवराज पर जाती है। युवराज ने फॉर्मल ब्लैक शर्ट और ब्लू पैंट पहन रखा था। उसने अपने स्लीव्स ऊपर चढ़ा रखे थे। वो कार से टिककर अपने मोबाइल पर कुछ कर रहा था। युवराज इस वक्त बहुत डैशिंग लग रहा था। कॉलेज की सारी लड़कियां बस उसे ही देख रही थी, लेकिन किसी की भी उसके पास जाकर बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वैसे तो कुछ पल पहले युवराज सुहानी को ही देख रहा था, लेकिन जब सुहानी की नजर उस पर गई तो वो अपने आप को मोबाइल में इस कदर लगा दिया कि जैसे लगा कि वो मोबाइल ही देख रहा है। सुहानी युवराज को देखकर खुश हो जाती। वो भागकर युवराज के पास जाती और कहती, थैंक यू सो मच सर। आपको पता है मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया है। कल आपने मुझे जैसा एक्सप्लेन किया था आज मैं बिल्कुल वही लिख कर आई हूँ। मुझे तो नोट्स तक याद करने की जरूरत नहीं पड़ी। सुहानी को इतना खुश देखकर युवराज की आंखों में भी चमक आ जाती है, लेकिन वो अपने उसी सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहता है, गुड। सुहानी चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल लिए कहती, अब मुझे लगता है कि मेरी स्कॉलरशिप मेरे पास ही रहेगी। अगर ऐसा हुआ तो मैं आपको एक अच्छी सी ट्रीट दूंगी। युवराज सुहानी को घूर कर कहता, अच्छा। सुहानी को उसी वक्त एहसास हो जाता है कि उसने क्या कह दिया। वो थोड़ा घबरा जाती है और अपनी बात को संभालते हुए कहती, मेरा मतलब वो मैं। युवराज कहता, तुम्हें ट्रीट देने की जरूरत नहीं। अगर तुम कुछ करना ही चाहती हो तो मुझे एक प्रॉमिस कर सकती हो। सुहानी युवराज की बात ठीक से समझ नहीं पाती। वो कंफ्यूज होकर कहती है, आप मुझसे क्या प्रॉमिस चाहते हैं? युवराज उसकी आंखों में देखते हुए कहता, यही कि तुम जानबूझकर अपनी जान कभी खतरे में नहीं डालोगी। सुहानी फौरन कहती है, मैं पागल नहीं हूँ जो जानबूझकर खुद को खतरे में डालूंगी। युवराज अपनी आईब्रो उठाकर सुहानी को देखता है। युवराज का एक्सप्रेशन देखकर सुहानी को अपने किए कारनामे एक एक करके याद आने लगते हैं। वो शर्मिंदा होकर अपनी नजरें इधर उधर घुमाने लगती है, लेकिन युवराज सुहानी को ही देख रहा था। कुछ देर बाद सुहानी कहती, हाँ ठीक है, एक दो बार मैंने ऐसा किया है, लेकिन युवराज उसकी बात को बीच में ही काट कर कहता है, एक दो बार? सुहानी अपनी नजरें झुकाए हुए कहती, हाँ मतलब कई बार, लेकिन तब वो जरूरी भी था। युवराज सुहानी से कुछ कहने ही वाला था कि तभी पुलिस सायरन की आवाज वहां गूंजने लगती है। उस आवाज को सुनकर युवराज खामोश हो जाता है। उसका चेहरा फिर से कठोर हो जाता है। वहां खड़े सभी स्टूडेंट्स कॉलेज में गेट की तरफ देखने लगते हैं। युवराज और सुहानी की नजर भी वहीं थी। कॉलेज गेट के सामने से 12 से 15 गाड़ियों का एक काफिला गुजर जाता है। सामने वाली कार में अर्नब बैठा था और उस कार को गोपाल ड्राइव कर रहा था। वहां गुजरते हुए अर्नब की नजर कॉलेज के अंदर जाती है। इत्तेफाक से अर्नब युवराज को देख लेता है। युवराज को देखते ही अर्नब के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो अपने मन में ही शिमला का सबसे पावरफुल आदमी जिसे आज तक कोई नहीं हरा पाया, आज वो हारेगा, वो भी मुझसे। वैसे तो अर्नब एक बहुत ही मेहनती और ईमानदार पुलिस ऑफिसर था जो फालतू के झगड़ों में पड़कर अपना टाइम वेस्ट नहीं करता था, लेकिन उसके सामने लोगों ने
युवराज की इतनी तारीफ कर दी थी कि ये बात अर्नब के ईगो पर लग गई थी। अर्नब किसी भी तरह से बस एक बार युवराज को हराना चाहता था। अर्नब युवराज के बारे में सोच रहा था, तभी उसका मोबाइल बजता है। फिर से उसके पास उसी प्राइवेट नंबर से कॉल आया। अर्नब फोन उठाकर कहता, हेलो। सामने से एक आदमी की आवाज आती, याद है ना, 3 बजे से पहले वापस आना है, वरना कई लोगों की जान जा सकती। अर्नब जवाब देता है, हाँ मुझे पता है, मैं वहाँ के लिए निकल चुका हूँ। आई होप तुमने मुझे सही इन्फॉर्मेशन दी है। मोबाइल से आवाज आती है, तुम उसकी चिंता मत करो, बस अपना वादा याद रखना। अर्नब जवाब देता है, मुझे अपना वादा याद है। ये कहते ही अर्नब के दिमाग में एक सवाल आता है। अर्नब फौरन कहता है, लेकिन तुम क्यों मिस्टर यशवंत को जेल? अर्नब इतना ही कह पाया था कि कॉल कट हो जाता है। अर्नब ये सब इग्नोर करके मोबाइल रख देता है। कार ड्राइव कर रहा गोपाल अर्नब की सारी बातें सुन रहा था, लेकिन वो कुछ कहता नहीं। उसे भी अब इस बात का एहसास हो गया था कि अर्नब युवराज को हराने के लिए कुछ भी कर सकता है। गाड़ियों का वो काफिला तेजी से बढ़ते हुए शहर से बाहर जंगल की तरफ बढ़ जाता है। थोड़ी ही देर में पक्की सड़क खत्म हो जाती है और पथरीला रास्ता शुरू हो जाता है। अब पुलिस का वो काफिला पहाड़ और घने जंगल के बीच से होकर जा रहा था। बड़ी मुश्किल से गाड़ियां उस रास्ते को पार करती हैं और अर्नब बाकी पुलिस वालों के साथ उस बंगले के नजदीक पहुंच जाता है। अर्नब बंगले से कुछ दूर अपनी गाड़ी रोकता है। इस घने जंगल और ऊंची पहाड़ियों के बीच इतना शानदार बंगला देखकर वो हैरान रह जाता है। अर्नब अपने कान पर वायरलेस डिवाइस लगाता है, जिससे कि वो बाकी के पुलिस ऑफिसर्स के साथ बात कर सके। अर्नब अपने हाथ में अपनी पिस्टल लेकर अपनी पोजीशन में आ जाता है और अपनी टीम के साथ धीरे धीरे बंगले की तरफ बढ़ने लगता है। अर्नब को उम्मीद थी कि वहाँ पर बहुत सारी सिक्योरिटी होगी, लेकिन उसकी उम्मीदों से अलग यहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड तक नहीं था। ये देखकर अर्नब हैरान रह जाता। धीरे धीरे बढ़ते हुए वो बंगले के पास रखे एक कंटेनर के पास पहुँचता है। कंटेनर को देखते ही उसे इस बात का अंदाजा लग जाता है कि वो बिल्कुल सही जगह पर आया है। अर्नब अपनी टीम से कहता है, शायद उन हॉस्टेजेस को इसी कंटेनर में रखा गया है। अर्नब धीरे धीरे उस कंटेनर के दरवाजे के पास जाता है। उस कंटेनर का दरवाजा बंद था। उस कंटेनर पर एक लॉक लगा था और उस लॉक पर एक काला कपड़ा बंधा था। अर्नब बिना देर किए उस ताले से वो कपड़ा हटा देता है और अगले ही पल अपनी पिस्टल से उस ताले को शूट करके ताला तोड़ देता है। जैसे ही ताला टूटता है, अचानक से आसपास का मौसम बदलने लगता है। एकाएक तेज आंधी चलने लगती है और आसमान में काले बादल छा जाते हैं। दिन के 12 बजे थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे रात होने वाली हो। अर्नब और बाकी के पुलिस ऑफिसर्स ये सब देखकर दंग रह जाते हैं। व्यूअर्स, अगर कहानी आपको पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो कहानियां सुनना पसंद करते हैं, और सब्सक्राइब भी चैनल को जरूर करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।